नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। दोस्तों, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मदारी लाल और सुबोध चंद जो बचपन से सहपाठी होते हैं, बचपन से ही मदारी लाल के मन में सुबोध चंद्र के लिए कितनी ईर्ष्या होती है जो बड़े होकर सुबोध चंद्र की जान ले लेती है। आज हम पढ़ेंगे इस कहानी का दूसरा भाग। पहला भाग अगर आपने नहीं सुना है तो मेरे चैनल पे पहला भाग अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के दूसरी पार्ट की ओर। दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद नहीं आई थी, घबराकर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। वहाँ बहुत से पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक लड़की सयानी है ब्याहने लायक। बहूजी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश की ओर जा रही है। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए थे, बहुत ही कम दिनों में कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की थी, दिल दरियाब था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। अगर वे द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहूजी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, आँख फूलकर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी कर्मचारी पर कोई शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह से दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। क्या चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें यह कैसे मालूम होगा? हजूर, अब मैं क्या जानूं? मुझे इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ के पढ़े थे नंदू, 8-10 साल साथ रहा, साथ साथ खाए पिए, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हैं। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं ना, देख लीजिएगा। कफन का इंतज़ाम हो गया? नहीं हजूर, कहा ना, अभी लाश की डॉक्टरी होगी। ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो, जल्दी चलें। हमारे दफ्तर के सब लोग आए होंगे ना? जी हाँ, इस मोहल्ले के तो सभी आए हैं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुँचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें। और सबके बयान तो मैं लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शक था, पर इस बयान से उनका शक भी निकल गया। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर कोई शक तो नहीं? कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो? मदारी लाल कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का एक दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई।
दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों का भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। मदारी लाल ने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिज करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा नहीं थी। शोकत और विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वह सब कुछ उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो वह यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था वह कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कांठ में कोई चीज़ फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम चलाया और जब कुल्ला करके लेटे, कोई ऐसी बात ना थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो, बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर ना जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई की रात को मिनकी तक नहीं, क्या जानती थी कि वे अपनी जान से खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रभाव को ना रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश किया है। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर यह किसी दफ्तर वाले का ही काम है। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है? किससे अपना दुख कहें? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे, मैं ही वह दुष्ट और अक्षम, वह पामर हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वह जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने न आए कि जरा सा ढांढस ही बंधा दे। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, भिखारियों को अन्नदान किया गया, मित्रों की दावत हुई। यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने निजी खर्च से किया।
रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं कर सकती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उन्हें हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी छाह नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आए। मदारी लाल, क्या कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहते ही कहाँ थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी लाल, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान की अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह ज़िंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे और आपको कोई कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काटकर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उर्ज सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उर्ज न सुनकर मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। सुबोध के दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया। मदारी लाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा में अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही था प्रायश्चित कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी थी, दिल को छू लेने वाली कहानी थी। पहले किश्त में हमने पढ़ा कि किस तरह से मदारी लाल सुबोध चंद से इतना जलते थे कि जलन में आकर उन्होंने उन्हें इतना परेशान किया कि उनकी जान चली गई। मगर दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा कि उन्हें किस तरह अपनी गलती का अफसोस हुआ और उन्होंने उस गरीब परिवार की बेचारी विधवा की बच्चों की मदद करके अपनी गलती का प्रायश्चित किया। चलो, कुछ तो अच्छा किया मदारी लाल ने। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।